हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल जीएस विद शालिनी। तो जैसा कि आप सभी को पता है 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पेपर हो चुका है। तो आज हम लोग उसी एग्जाम को लेके एनालिसिस करने वाले हैं जो कि जीएस का पोर्शन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन सा पेपर। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। यदि किसी भी धारा को लेकर कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही लेगा, ठीक है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अंतिम व्याख्याकार या फिर संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी और भी कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे रेलवे के हो गए, यूपी पुलिस के हो गए। तो ये आगे चल करके ये व्याख्या आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो इसको बहुत धैर्य के साथ इस क्लास को कंप्लीट करना है। आप लोग भागेंगे नहीं ये चेक करके कि हमने इसको मिला लिया और ये देख लिया हमारा हो गया, चलो निकलते हैं। नहीं, अगर आगे भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो कौन सा संशोधन है? 86वां संशोधन है जो कि 2002 में हुआ था और इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, ठीक है। जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, कानूनी रूप से अनिवार्य, निःशुल्क भी बना दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। किसके पास चुनाव याचिका सुलझाने का अधिकार है? अच्छा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि चुनाव से संबंधित है तो यहाँ पे चुनाव आयोग होगा। नहीं, चुनाव आयोग नहीं होगा, ठीक है। ये गलत उत्तर होगा, चुनाव आयोग नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो है वो हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अब क्या होता है, हाई कोर्ट क्यों होता है कि चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने की शक्तियां होती हैं, उसके पास जो है याचिका सुलझाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस निर्णय में निःशुल्क कानूनी शिक्षा अनिवार्य हो गई? अच्छा देखिए, ये वही केस है, इसलिए लगभग कहा जाए तो सेम ही पूछ लिया गया है। तो उन्नी कृष्णा केस, ये उन्नी कृष्णा केस हुआ था एक, ठीक है। उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निःशुल्क कानूनी शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। आर्टिकल 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? तो कितना समय होता है? 2 महीने होता है। आई होप उस पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कितना समय होता है? 2 महीने होता है। मान लेते हैं अगर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो संसद से क्या होता है कि 2 महीने के भीतर उसका जवाब आना जरूरी होता है, ठीक है। हालांकि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की रचना और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल, ठीक है। कौन कानून बनाएगा? संबंधित राज्य विधानमंडल। मान लीजिए यूपी की सरकार है या फिर बिहार की सरकार है या फिर हरियाणा की सरकार है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन में अलग अलग तरह के हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह की राज्य सरकारें हैं और इसी वजह से अलग अलग तरह के कुछ थोड़े बहुत मामूली से जो अंतर हैं वो हमें स्थानीय स्वशासन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की स्थापना करता है? तो मुझे लगता है ये लगभग सभी को पता होगा कौन सा अनुच्छेद है। तो 324 है, ठीक है। तो यहाँ पर 324 इसका अनुच्छेद है, यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना 324 आर्टिकल के तहत की गई है। और इसके कार्य क्या क्या होते हैं देख लेते हैं, यानी कि चुनाव आयोग क्या क्या कार्य कराता है। कार्य तो लोकसभा,
विधानसभा, राष्ट्रपति यानी कि पी से डिनोट कर देते हैं हम इसको, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराता है। ठीक है, चुनाव कराता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये सवाल आ जाए, तो इसलिए आपको यहाँ की एक्सप्लेनेशन इसको याद रखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काम आ सके। ठीक है, यूपी के संवैधानिक प्रमुख। अच्छा देखिए, ये सवाल काफी इजी है। यूपी के संवैधानिक प्रमुख हो या किसी और राज्य के संवैधानिक प्रमुख हो, वो राज्यपाल ही रहेंगे। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यूपी के संवैधानिक प्रमुख है तो सीएम हो जाएंगे, क्योंकि सीएम बहुत डोमिनेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल ही रहेंगे। इनको कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसको केंद्र का, यानी कि राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है। ठीक है, एजेंट कहा जाता है। पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 243 सी में दी गई है। ठीक है, 243 सी में दी गई है। 243 आगे और भी 4 ऑप्शन, मतलब इसके अलावा और भी 3 ऑप्शन थे ना, तो हम उनको भी देख लेते हैं उनमें क्या क्या था। यदि आपके आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो छूटे नहीं। ठीक है, 243 ए, 243 बी, 243, इसमें देखते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। 243 बी में देखते हैं पंचायतों का संरक्षण, और देखते हैं 243 डी में संरक्षण यानी रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन। यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को बनाया? अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, और कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, रफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है मुझसे, गलती, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में डीपीएसपी का क्या महत्व है? डीपीएसपी का क्या महत्व है भारतीय संविधान में? उद्देश्य क्या है इसको? भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, इसके ये उद्देश्य हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 39 और आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, आप 2 आर्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे कि डीपीएसपी का क्या महत्व है, क्या है उद्देश्य, क्या है इसका? कल्याणकारी, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कर रहा है? तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2 आर्टिकल उठा लिए, 38 और 39। 38 कहता है सामाजिक आर्थिक
न्याय दिलाना अपने नागरिकों को, उसकी बात करता है। और 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देती हूँ, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी ये राज्य सरकार अपनी मर्जी से देती है, ठीक है। तो इस पे आप लोग अगला देख लेते हैं। यूपी में क्या तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका है? यूपी में तहसीलदार क्या करता है, ठीक है, तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? राजस्व को कलेक्ट करना, ठीक है, और क्या है? भूमि का रिकॉर्ड रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को। क्या है तहसीलदार का प्राथमिक कार्य? क्या है? राजस्व को कलेक्ट करना और भूमि का रिकॉर्ड अपने पास रखना, ठीक है, जैसे खसरा हो गया, खतौनी हो गया, इस तरह के रिकॉर्ड्स अपने पास रखना, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। BNSS 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थित में विचार का प्रस्ताव करती है? विचार का प्रस्ताव करती है तो कौन सी धारा? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 365 है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उस अपराधी के ऊपर केस यानी कि ट्रायल चला दिया जाता है और फैसला भी सुना दिया जाता है, चाहे जो फैसला रहा हो। और ये स्पेशली किसके लिए होता है? जो देश छोड़कर भाग गए होते हैं, ये उनके लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे बात करते हैं। देश जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने डाला, तो हमने इस सवाल को भी रिमूव कर दिया क्योंकि हम आगे और भी पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम उन्हें ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होगी, IFS। और हम लोग उसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कैसे लिखते हैं? IF छोटा सा O और S, ऐसे लिखते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादातर बच्चों को कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है कि इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस है और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। तो कौन कौन सी इंडियन सर्विस है देख ले, बता देती हूँ मैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? IAS और IPS और IFS, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ये अखिल भारतीय, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं और ये अखिल भारतीय सेवा नहीं, इसको कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 312, ठीक है। इसको केंद्र इसकी नियुक्ति करता है और राज्यों में इसको मतलब भेज देता है कि आप लोग जाओ वहां पे काम करो, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा देता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 है। इसको मानव तस्करी और जबरन श्रम से, यानी कि आप बेगार नहीं करवा सकते किसी से, यानी कि आप बिना पैसे के काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक अपवाद भी है कि जैसे मान लीजिए सरकार को कोई कैंपेन चल रहा है या फिर कोई आपदा आ गई है, तो वैसी परिस्थिति में सरकार काम करवा सकती है फ्री में, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 24 भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो हो गया आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 बता देती हूँ। 14 साल से कम बच्चे यानी कि जो अंडर 14 बच्चे हैं उनसे कारखानों, मिलों और फैक्ट्रियों में काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। पॉक्सो एक्ट किस एज ग्रुप की रक्षा करता है? तो पॉक्सो एक्ट 0 से 18 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी पॉक्सो एक्ट के तहत रक्षा की जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत का पहला PM कौन था? तो भारत के पहले PM कौन थे? देखिए,
भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस दिन भारत आजाद होता है उसी दिन वो पीएम बनते हैं, और काफी लंबे समय तक यानी लगभग 17 साल तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में और भी जो क्वेश्चन बचे हैं मैं उनको लेकर के आऊंगी, और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगी बहुत डीप एनालिसिस के साथ, क्योंकि अभी उतनी क्या है कि बच्चों के जो पेपर हुए हैं उनको बस एक जानना है कि हमारा जो हमने जो अटेम्प्ट किया है वो कितना सही और कितना गलत है, इसलिए हम इसको लेकर के आगे। लेकिन इसको हम और डीप में पढ़ेंगे, और पॉलिटी को आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं। पॉलिटी की क्लासेस मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से करा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी इसी तरह जो अभी बाकी शिफ्ट के जो एग्जाम बचे हैं मैं उनकी भी एनालिसिस लेकर के आऊंगी आप लोगों के सामने। तो हम सभी शिफ्ट की एनालिसिस को करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी को निपटा लेंगे, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे आने वाली वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप लोग आने वाले एग्जाम्स यानी कि रेलवे और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर पीवाईक्यू करवाऊंगी, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो पीवाईक्यू करा रखा है ऑलरेडी वो काफी डीप में कराया हुआ है। तो आप ये ना समझे कि जो सवाल यहाँ पे कराए जा रहे हैं बस वही है, और उन सवालों के पीछे जो एनालिसिस मैं देती हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एक क्वेश्चन में ऐसे एनालिसिस होता है कि 4-4 सवाल आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।